विजयनगर एंड बहमनी एम्पायर। तो अब हम पढ़ेंगे विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बारे में। द प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत began during the time of the weak sultans of Tughlaq dynasty. This process accelerated during the Sayyid dynasty and the Lodi dynasty. The situation was further deteriorated by Taimur's invasion. तो दिल्ली सल्तनत का जो विशाल साम्राज्य हुआ करता था, जैसे कि आप यहाँ पर मैप में भी देख सकते हैं कि तुगलक डायनास्टी के समय में भारत के सबसे ज्यादा प्रदेशों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन हुआ करता था। लेकिन जैसा कि आप मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ चुके हैं कि उन्होंने जब दिल्ली से दौलताबाद में अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था, और जब वो बाद में दौलताबाद से अपनी राजधानी को दिल्ली में वापस ले जाते हैं, तो उस समय पर दक्षिण भारत के प्रदेश में कई सारे राज्य थे जिन्होंने खुद को स्वतंत्र करने का फैसला कर लिया था। उसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जब फिरोज शाह तुगलक दिल्ली के सुल्तान बनते हैं, तो फिरोज शाह तुगलक के समय तक तो दिल्ली से सुल्तानों का शासन अच्छी तरह से चलता है। लेकिन फिरोज शाह तुगलक के बाद जब वहां पर सत्ता के लिए वो लोग आपस में लड़ रहे होते हैं, और उसी समय पर जब तैमूर का भी दिल्ली में आक्रमण हो जाता है, तो उसकी वजह से सुल्तानों की वहां पर जो सत्ता थी, उनकी जो परिस्थिति थी, वो और ज्यादा खराब हो जाती है। और सुल्तान इतने ज्यादा ताकतवर नहीं रहते, उनकी सत्ता बहुत ज्यादा कम हो जाती है। और ऐसे समय में उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में भी कई सारे ऐसे राजा थे जिन्होंने सुल्तानों की सत्ता से अपने को स्वतंत्र करके अपना एक स्वतंत्र साम्राज्य वहां पर एस्टैब्लिश करने की शुरुआत कर दी थी। और उसके बाद तो जैसा कि आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं कि तुगलक डायनास्टी के समय के बाद जब सैयद और लोदी डायनास्टी का दिल्ली सल्तनत पे शासन रहता है, तो उस समय पर बहुत ही कम प्रदेश में सुल्तानों का शासन रह जाता है। जबकि भारत के ज्यादातर हिस्सों में जितने भी राजा थे, कई सारे राज्यों ने खुद को स्वतंत्र करके अपना एक स्वतंत्र और शक्तिशाली साम्राज्य एस्टैब्लिश कर लिया था। Due to all these conditions, many North and South Indian states became independent, including Vijayanagar, Bahmani, Malwa, मेवाड़, बंगाल, जौनपुर etc। तो तैमूर के आक्रमण की वजह से तुगलक सत्ता का तो दिल्ली से अंत हो जाता है। उसके बाद जब सैयद और लोदी डायनास्टी शासन में आती है, वो लोग इतने ज्यादा ताकतवर नहीं थे। तो उत्तर और दक्षिण भारत में कई सारे राज्य जो उस समय पर स्वतंत्र हो गए थे और उन्होंने खुद का स्वतंत्र साम्राज्य बना लिया था, उनमें से कुछ राज्यों के यहाँ पर नाम दिए गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, जो कि ये दोनों दक्षिण भारत में है। उसके अलावा मालवा, जो कि वर्तमान मध्य प्रदेश में है। मेवाड़, जो कि वर्तमान राजस्थान में है। उसके अलावा बंगाल का प्रदेश आप देख सकते हैं, और जौनपुर, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में है। तो चाहे वो उत्तर भारत में है या दक्षिण भारत में, दोनों तरफ से कई सारे जो राज्य थे वो इस समय पर स्वतंत्र हो गए थे। लेट्स गेट सम इंफॉर्मेशन अबाउट विजयनगर एंड बहमनी एम्पायर्स। और हमारे इस यूनिट में दिल्ली सल्तनत की ये जो 5 डायनेस्टीज के बारे में हमने पढ़ा, उनके अलावा हम ये जो डायनेस्टी स्वतंत्र हुई थी उनमें से विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। विजयनगर एम्पायर 1336 टू 1646। तो सबसे पहले हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं, जिन्होंने दक्षिण भारत में 1336 से लेकर 1646 तक शासन किया था। Two brothers named Harihar Rai and Bukka Rai laid the foundation of the Vijayanagar Empire on the banks of the river Tungabhadra, making it the capital of their kingdom। तो दिल्ली सल्तनत पे जब मोहम्मद बिन तुगलक का सुल्तान के तौर पे शासन चल रहा था, उस समय पर दक्षिण भारत के प्रदेश में जो वारंगल में काकतीय डायनास्टी हुआ करती थी, जिसके बारे में आप यूनिट 1 राजपूत एज में पढ़ चुके हैं। तो वारंगल में जो काकतीय डायनास्टी थी, वहां पर ये दोनों भाई हरिहर राय और बुक्का राय, ये दोनों आर्मी जनरल्स हुआ करते थे। और आपको हम बता दें कि जो आप मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत का बहुत ज्यादा प्रदेश
सुल्तानों के शासन के अधिकार में देखते हैं तो सुल्तानों का वहां पर सीधी तरीके से शासन नहीं चला करता था। अगर एक बार सुल्तान ने उन राज्यों को युद्ध में हरा दिया तो बाद में वे राज्य सुल्तान को टैक्स पे किया करते थे। लेकिन जब मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, काकतीय डायनास्टी के समय में उन लोगों ने वहां पर टैक्स देने से मना कर दिया तो मोहम्मद बिन तुगलक ने आक्रमण किया। और ये जो दोनों भाई थे, हरिहर राय और बुक्का राय, ये दोनों काकतीय डायनास्टी की तरफ से बहुत ही वीरता पूर्वक लड़े थे। लेकिन काकतीय डायनास्टी की जिस सेना को हरिहर राय और बुक्का राय लीड कर रहे थे, उनकी सेना हार जाती है और मोहम्मद बिन तुगलक ने उसके बाद इनको कैद कर लिया था और इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए भी मजबूर कर दिया था। लेकिन उसके कुछ वर्षों के बाद जब दिल्ली सल्तनत में सुल्तानों का शासन कमजोर होता है और एक समय पर जब तैमूर का भी वहां पर आक्रमण हो जाता है, तो उसके बाद हरिहर राय और बुक्का राय, जो कि उस समय पर सुल्तान की ओर से दक्षिण भारत में शासन कर रहे थे, उनके जो गुरु थे स्वामी विद्यारण्य, उन्होंने हरिहर राय और बुक्का राय को प्रेरणा दी कि वो लोग सुल्तानों के शासन के अधिकार में ना रहकर अपने एक स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना करें। तो अपने गुरु स्वामी विद्यारण्य की प्रेरणा से हरिहर राय और बुक्का राय, ये दोनों फिर से हिंदू धर्म स्वीकार कर लेते हैं और उसके बाद उन्होंने वहां पर एक हिंदू साम्राज्य की स्थापना करने का फैसला लिया। और उसके बाद हम देखते हैं कि यह जो दोनों भाई थे, हरिहर राय और बुक्का राय, इनके द्वारा ईस्वी सन 1336 में दक्षिण भारत में तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी जाती है। और इस तरह से हम देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है। और इनकी जो राजधानी हुआ करती थी हम्पी, जो कि वर्तमान में भी हमें देखने को मिलता है, ये तुंगभद्रा नदी के किनारे हुआ करता था। द टाउन was initially known as Vidyanagar after his Guru Swami Vidyaranya. Later on, it was called Vijayanagar due to military success of their emperors. तो क्योंकि स्वामी विद्यारण्य ने इनको प्रेरणा दी थी कि ये लोग जो इस्लाम धर्म स्वीकार करके सुल्तान की ओर से शासन कर रहे थे, उसके बाद स्वामी विद्यारण्य की प्रेरणा से इन्होंने फिर से हिंदू धर्म को अपनाया और तुंगभद्रा नदी के किनारे एक स्वतंत्र और शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की। तो क्योंकि उनके गुरु का उसमें बहुत बड़ा योगदान था, इसीलिए सबसे पहले उन्होंने अपने साम्राज्य का नाम विद्यानगर के नाम से रखा था। लेकिन बाद में क्योंकि यहाँ पर जितने भी शासक हुए, जितने भी राजा हुए, उन्होंने कई सारे युद्ध लड़े और ज्यादातर युद्धों में क्योंकि उन्होंने जीत हासिल की, इसीलिए विद्यानगर का नाम बाद में उनकी मिलिट्री सक्सेस की वजह से, वहां के जो राजा थे, वहां के जो शासक थे, क्योंकि उन्होंने कई सारी सैन्य सफलताएं हासिल की, कई सारे युद्धों में विजय प्राप्त की, जिसकी वजह से इनका जो साम्राज्य था वो विजयनगर के नाम से जाना जाने लगा। हरिहर राय एंड बुक्का राय वर द किंग्स ऑफ द संगम डायनास्टी। Vijayanagar Empire was ruled by the Sangam dynasty, Saluva dynasty, Tuluva dynasty and Aravidu dynasty। तो जैसा कि हमने दिल्ली सल्तनत के समय में देखा कि वहां पर सिर्फ एक डायनास्टी ने शासन नहीं किया था, वहां पर कुल 5 डायनास्टीज ने शासन किया था। उसी तरह ये जो हम विजयनगर साम्राज्य देखते हैं, वहां पर भी सिर्फ एक डायनास्टी ने शासन नहीं किया है, यहाँ पर कुल 4 वंशों ने शासन किया। और सबसे पहला जो वंश था वो था संगम वंश। और हरिहर राय और बुक्का राय, जिनका की पिक्चर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, यह दोनों संगम डायनास्टी से बिलोंग करते थे। और संगम डायनास्टी के अलावा सलुवा डायनास्टी, तुलुव डायनास्टी और अरावडी डायनास्टी के शासकों ने भी बाद में चलकर विजयनगर साम्राज्य पे शासन किया था। हरिहर राय वन एंड बुक्का राय made an important contribution in twinning a small kingdom into an empire। और यह जो दोनों भाई थे, इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है एक ताकतवर शक्तिशाली विजयनगर साम्राज्य की स्थापना में और उसको और ज्यादा विशाल बनाने में। तो हरिहर राय फर्स्ट और बुक्का राय, इन दोनों ने वहां जो दक्षिण भारत के प्रदेश में जो छोटे छोटे राज्य थे, उन सबको इकट्ठा कर कर एक बहुत ही विशाल और ताकतवर जो विजयनगर साम्राज्य उन्होंने बनाया।
उसमें इन दोनों भाइयों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। Rule of the Saluva dynasty lasted for 20 years and then Tuluva dynasty was established. और संगम डायनास्टी में हरिहर राय और बुक्का राय के बाद भी और कई सारे शासक आते हैं। और संगम डायनास्टी के शासन के अंत के बाद इनके जो एक मंत्री हुआ करते थे जिनका नाम सलुवा हुआ करता था, तो उन्होंने संगम डायनास्टी के शासक को गद्दी से हटाकर अपने खुद के हाथों में सत्ता ले ली। और इस तरह से वहां से हम देखते हैं कि सलुव डायनास्टी के शासन की शुरुआत होती है विजयनगर एम्पायर पे। लेकिन क्योंकि सलुव डायनास्टी में कोई भी इतना ज्यादा ताकतवर सम्राट नहीं हुआ, जिसकी वजह से इनका शासन सिर्फ 20 सालों के लिए रहता है। और जब 20 सालों के बाद सलुव डायनास्टी के शासन का अंत होता है, तो इनके जो एक और मंत्री हुआ करते थे तुलुवा, उन्होंने क्योंकि सलुव डायनास्टी के शासन का अंत कर दिया और उन्होंने तुलुव डायनास्टी के शासन की शुरुआत की, तो संगम डायनास्टी के बाद सलुव डायनास्टी और सलुव डायनास्टी के बाद हम देखते हैं कि तुलुव डायनास्टी के शासन की शुरुआत होती है विजयनगर एम्पायर पे। ग्रेट रूलर लाइक कृष्णदेव राय वॉज बोर्न इन तुलुव डायनास्टी, हु वॉज द बेस्ट रूलर ऑफ तुलुव डायनास्टी ऑफ द विजयनगर एम्पायर। और तुलुव डायनास्टी में कृष्णदेव राय जैसे महान शासक का भी जन्म हुआ था, जो कि सिर्फ तुलुव वंश के ही नहीं, लेकिन समग्र विजयनगर साम्राज्य के सबसे सर्वश्रेष्ठ शासक सिद्ध होते हैं। तो आप विजयनगर साम्राज्य का जो पूरा इतिहास देखते हैं, उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और लोकप्रिय शासक महाराजा कृष्णदेव राय ही हुआ करते थे। तो वो तुलुव डायनास्टी के तो सबसे श्रेष्ठ शासक थे ही, लेकिन विजयनगर साम्राज्य के इतिहास के भी वो सर्वश्रेष्ठ शासक सिद्ध होते हैं। Not only this, he even got the honor of being a great ruler of India. He won many battles during his reign. और इतना ही नहीं, भारत के इतिहास के सबसे महान राजाओं में से भी एक होने का उनको गौरव प्राप्त है। यानी कि कृष्णदेव राय को भारत के महान राजाओं में से एक माना जाता है। और उनके शासन के दौरान उन्होंने कई सारे युद्धों में विजय प्राप्त की थी, कई सारे युद्ध उन्होंने लड़े थे और ज्यादातर युद्ध उन्होंने जीते थे। Although Krishnadev Rai spent most of his time on the battlefield, he did not neglect the administration. और कृष्णदेव राय के क्योंकि उस समय पर विजयनगर साम्राज्य जो कि एक हिंदू एम्पायर था, उन्हीं के पड़ोस में जो बहमनी एम्पायर था जो कि एक इस्लामिक एम्पायर हुआ करता था, तो यह जो दोनों हिंदू और मुस्लिम एम्पायर के बीच में काफी सारे युद्ध चलते रहते थे। तो महाराजा कृष्णदेव राय का ज्यादातर जो जीवन था वो तो युद्ध भूमि में ही बीता था। लेकिन उसके बाद भी जो अपनी प्रजा के लिए उन्हें कार्य करना होता था, जो उनकी प्रशासनिक जिम्मेदारी हुआ करती थी, जो उनकी शासन की जिम्मेदारी थी, उसको उन्होंने कभी भी अनदेखा नहीं किया। और अपने प्रजा के प्रति जो उनकी जवाबदारी थी, वो भी उन्होंने पूरी निष्ठा पूर्वक हमेशा से निभाई थी। He got lakes and canals dug in the state and enriched agriculture. तो कृष्णदेव राय ने अपनी प्रजा के लिए जो भी कार्य किए थे, तो स्पेशली अपने राज्य में एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि जो खेतीबाड़ी होती है, तो ज्यादातर जो लोग थे वो खेती या किसानी करते थे, तो एग्रीकल्चर को और ज्यादा बढ़ावा मिले उसके लिए, और जो किसान थे उनको खेती करने के लिए इनफ क्वांटिटी में पानी मिलता रहे, उसके लिए उन्होंने अपने साम्राज्य में लेक्स यानी कि जो तालाब होते हैं और कैनल्स यानी कि जो नहर होती है, उनका भी उन्होंने निर्माण करवाया था। He abolished some unjust taxes and gained love of people. और उसके अलावा काफी सारी चीजों पे या जो कई तरह के टैक्स हम देखते हैं, अगर आज के समय में भी हम कोई भी चीजें खरीदने जाएं, तो हर एक चीज पर टैक्स लगा होता है, जिससे हमें वो चीजें और ज्यादा महंगे दाम में और ज्यादा कीमत में खरीदनी पड़ती है। अगर ज्यादातर चीजों से टैक्स कम कर दिया जाए या हटा दिया जाए, तो काफी सारी चीजें हम बहुत कम दाम में बहुत ही सस्ती कीमत में खरीद सकते हैं। तो कृष्णदेव राय ने अपने समय में अपनी प्रजा पे महंगाई का बोझ ना पड़े, ज्यादातर चीजें उन्हें कम दाम में सस्ती मिल जाए, इसलिए जो अननेसेसरी टैक्स थे या जो अनजस्ट टैक्स थे, यानी कि जो अयोग्य कर थे, वो हटा दिए थे, जिसकी वजह से उन्हें अपनी प्रजा का भी बहुत ज्यादा प्यार मिला था।
क्योंकि लोगों को अगर रीजनेबल प्राइस में, कम प्राइस में सारी चीजें वो खरीद सकते हैं, अनजस्ट, अयोग्य कर, अननेसेसरी टैक्स उन्हें नहीं पे करना पड़ता, तो जाहिर सी बात है कि जो राजा थे वो भी अपनी प्रजा में और ज्यादा लोकप्रिय होंगे, जिसकी वजह से कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के सबसे लोकप्रिय शासक हुआ करते थे। He established a town called Nagalpur near Vijayanagar and decorated it with various buildings and temples. और कृष्णदेवराय ने उनका जो साम्राज्य था तो विजयनगर साम्राज्य के पास में ही इन्होंने नागलपुर नाम से एक नगर भी बसाया था, और जहां पर उन्होंने काफी सारे बिल्डिंग्स यानी कि काफी सारी इमारतें और टेम्पल्स यानी कि काफी सारे मंदिर भी बनवाए थे। Krishnadev was himself a great scholar. He wrote several texts in Sanskrit and Telugu. Due to the spread of literary art, he became well known as the Bhoj of Andhra. तो कृष्णदेव राय अपने आप में स्वयं वे एक विद्वान थे, वे काफी ज्यादा पढ़े लिखे थे, उन्हें कई भाषाओं का ज्ञान भी था। उन्होंने खुद से भी कई सारे टेक्स्ट यानी कि ग्रंथ भी लिखे थे, जो कि संस्कृत और तेलुगु में लिखे गए थे। उसके अलावा इन्होंने जो अपने राज्य में कला और साहित्य को बढ़ावा दिया था, तो महाराजा कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज नाम से जो 8 जो विद्वान थे उनका ग्रुप रहा करता था, और उन्हीं अष्ट दिग्गज में से एक हुआ करते थे तेनालीरामन, जिनके बारे में आपने कई सारी स्टोरी सुनी होगी। तो तेनालीरामन जैसे कुल 8 विद्वान इनके दरबार में रहा करते थे, जिनको अष्ट दिग्गज कहा जाता था। उसके अलावा क्योंकि उन्होंने अपने राज्य में कला और साहित्य को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया था, जिसकी वजह से उनको भोज ऑफ आंध्र के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि हमने यूनिट 1 में पढ़ा था कि जो मालवा के राजा हुआ करते थे, राजा भोज, वो भी स्वयं एक विद्वान थे, उन्होंने कला और साहित्य को बहुत बढ़ावा दिया था। तो जिस तरह से राजा भोज बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, तो उसी तरह कृष्णदेवराय की तुलना भी राजा भोज के साथ की जाती है, और उन्होंने जो अपने राज्य में कला और साहित्य को बढ़ावा दिया था, उसकी वजह से उन्हें आंध्र का भोज यानी कि भोज ऑफ आंध्र के नाम से भी जाना जाता है। After Krishnadev Rai's death, internal conflicts and conspiracies started in Vijayanagar. और कृष्णदेव राय की डेथ के बाद जो विजयनगर साम्राज्य था वो इतना ज्यादा ताकतवर नहीं रहता, वहां पर काफी सारे लोग सत्ता के लिए आपस में लड़ने लगते हैं, और विजयनगर वॉज डिफीटेड बाय द यूनियन ऑफ मुस्लिम स्टेट्स इन द बैटल ऑफ तालिकोटा ऑन जनवरी 23, 1565। और अक्सर हम देखते हैं कि जब लोग आपस में सत्ता के लिए लड़ रहे होते हैं, या फिर जो साम्राज्य की सत्ता है वो किसी भी एक व्यक्ति के ताकतवर हाथों में नहीं रहती, और ऐसे समय में जब दूसरी ओर से आक्रमण होता है, तो उसके सामने वो लोग बहुत बहादुरी से या इकट्ठा होकर नहीं लड़ पाते। तो विजयनगर साम्राज्य के कमजोर होने के पीछे, या फिर इनका जो एक समय पर आकर पतन होता है, उसके पीछे भी कुछ इसी तरह का कारण हम देख सकते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, आंतरिक संघर्ष हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता था। और उसके बाद 1565 में, 1565 में जनवरी 23 को विजयनगर के पास में जो कई सारे मुस्लिम स्टेट्स हुआ करते थे, जैसे कि अहमदनगर, गोलकोंडा और बीजापुर, तो यह जो सारे स्टेट्स थे ये कई वर्षों से वैसे भी विजयनगर साम्राज्य के साथ युद्ध लड़ रहे थे। और इतने सारे वर्षों के बाद जब इन्होंने देखा कि साम्राज्य कमजोर हो गया है, यह जो तीनों मुस्लिम स्टेट्स थे, अहमदनगर, गोलकोंडा और बीजापुर, इन तीनों मुस्लिम स्टेट्स की संयुक्त सेना और उनके सामने थी विजयनगर साम्राज्य की सेना, इन दोनों साम्राज्यों की सेना के बीच में युद्ध लड़ा जाता है, द बैटल ऑफ तालिकोटा इन 1565। और इस युद्ध में यह जो मुस्लिम स्टेट्स थे उनकी सेनाएं बहुत ज्यादा ताकतवर साबित होती हैं, और इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य की बुरी तरह से हार हो जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे विजयनगर साम्राज्य भी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। तो बैटल ऑफ तालिकोटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी के बाद हम देखते हैं कि कई वर्षों के बाद विजयनगर साम्राज्य अपने अंत की ओर आगे बढ़ता है। Even after the war, Vijayanagar Empire lasted for a century, but did not achieve the same grandeur as before. और बैटल ऑफ तालिकोटा के बाद भी हम देखते हैं
कि जो विजयनगर साम्राज्य है वो करीबन अगले 100 सालों तक वहां पर बना रहता है, लेकिन वो बहुत ही कम प्रदेशों में रह जाता है। और उनके जो वंशज थे जिन्होंने बाद में वहां पर शासन किया, वो उनके पूर्वज जिनके समय में एक बहुत ही विशाल और ताकतवर विजयनगर साम्राज्य हुआ करता था, उनकी तरह वो जो ग्रेंजर यानी कि जो भव्यता थी वो फिर से प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य जो कि दक्षिण भारत का एक हिंदू साम्राज्य था, जिन्होंने करीबन 200 से लेकर 300 सालों तक दक्षिण भारत के प्रदेश में शासन किया, इन 300 सालों के शासन के बाद 17th सेंचुरी में धीरे धीरे विजयनगर साम्राज्य के शासन का भी अंत हो जाता है।